नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव हमारी जो इतिहास की शाम की परिचर्चा है उसमें। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दक्षिण भारत के जो दूसरे राज्य के बारे में। कल हमने विजयनगर साम्राज्य की चर्चा की थी और आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के समानांतर उसी एरिया में लगा हुआ एक राज्य विकसित हुआ था जिसको हम लोग इतिहास में बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। आज हम उसकी चर्चा करेंगे और क्योंकि इसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक आपको आइडिया हो जाए। और इसके बारे में अगर ज़्यादा भी आपको जानकारी नहीं रहती है तो चलेगा। विजयनगर इंपॉर्टेंट था, बहमनी उतना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। विजयनगर साम्राज्य काफ़ी स्थापत्य कला और उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, तो उसकी चर्चा हमने कल की थी। और आज हमारे बीच में जो जो लोग चर्चा में शामिल होंगे उनके एक बार मैं नाम पढ़ देता हूं और उसके बाद हम लोग अपने सेशन पर आएंगे। मनीष लोधी राजपूत, धीरज कुमार कासगंज, सागर राजपूत, सोबरन सिंह, धीरज कुमार कासगंज, मंजू दयाल जी लोधी, शैलेंद्र राजपूत, योगेश कुमार, विकास लोधी डिबाई, ओमकार लोधी, सुमन सिंह लोधी लोधी, नितेश राजपूत, सुमन सिंह लोधी, अजय राजपूत लोधी, हरिओम राजपूत, इंजीनियर शीलेंद्र लोधी राजपूत लोधी, उर्वेंद्र, दिगंबर दयाल सिंह लोधी जी, उसके अलावा लोधी पी के प्रेमी, एडवोकेट धीरेन्द्र सिंह वर्मा, ब्रजेश सिंह लोधी, विकास लोधी, संजय लिल्हारे, अनीश राजपूत, श्यामलाल लोधाजी, डीआरएक्स दिलबाग सिंह राजपूत लोधी, प्रवेश राज, धीरेन्द्र राजपूत लोधी, अनिल राजपूत, इंजीनियर प्रवीण राजपूत, हेमलता लोधी, माधुरी राजपूत, उसके अलावा रामचंद्र वर्मा जी, अनुराग सिंह, पूनम राजपूत, जुगराज सिंह लोधी, रेखा राजपूत, अनुज राजपूत, डॉक्टर लाल सिंह राजपूत, हेमलता लोधी, पूनम राजपूत, पूनम वर्मा, राजू प्रसाद, जितेंद्र सिंह जी, संजीव राजपूत लोधी, नितेश राजपूत, धर्मेंद्र कुमार लिल्हारे, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी, केसरी जनागल, जयराम राजपूत, भंवर सिंह नरवरिया जी, उसके अलावा ब्रजेश राजपूत, लतेश राजपूत, गौरव लोधी राजपूत, हरिओम राजपूत जी, दूधनाथ लोधी जी, गुड वर्क, उदय सिंह समाज सेवक, उसके अलावा हरिचरण फौजी साहब राठ से, स्वामी जी अमर रहें, गौरव राजपूत, डैनी वर्मा, गुड इवनिंग डैनी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं डैनी वर्मा, महेश्वर दयाल वेरी गुड इवनिंग, योगेश्वर वर्मा, आकाश सिंह राजपूत, इंजीनियर राजू राजपूत भिंड से, उसके अलावा गौरव शिक्षार्थी, सुनील सिंह जी हमारे बांदा से। और सुनील सिंह जी ने एक बहुत अच्छी श्रृंखला आरंभ की है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, 4 बजे आप जुड़ सकते हैं उनसे। संजीव राजपूत जी, पूरन सिंह लोधी जी, उसके अलावा पुष्पवीर सिंह लोधी अलीगढ़ से, लोधी रशीश राजपूत ललितपुर से, रजनी सिंह, नरेंद्र सिंह राजपूत, HR राजपूत, उसके अलावा अनुज राजपूत, जितेंद्र लोधी, मघाड़िया राजपूत, समीर लोधी, जितेंद्र लोधी, उसके अलावा मनोज राजपूत जी, शिवशंकर राजपूत लखनऊ से, करण सिंह जी मैनपुरी से हैं, शुभ संध्या, समीर लोधी लोधी, राकेश कुमार राजपूत, सनमुखन राजपूत, संजीव राजपूत, जसवंत सिंह राजपूत, राजू लोधी, राजेश कुमार लोधी लखनऊ से, राजेश हाउ आर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन राजेश, अमन कुमार राजपूत, इंजीनियर कुलदीप राजपूत बांदा से, शुभ संध्या, तुलसी राजपूत कोटी, दीपक राजपूत, समीर लोधी, ब्रजेश राजपूत, बिल्कुल, डॉक्टर सौरभ राजपूत एटा से, अमन कुमार राजपूत, मुनीश राजपूत, इंजीनियर मुनीश राजपूत जी आगरा से वेलकम, नीलेश लोधी, पीपा लोधी, ब्रजेंद्र राजपूत, जितेंद्र सिंह जी, धर्मवीर सिंह वर्मा एडवोकेट्स, डॉक्टर मोनू राजपूत, धीरज कुमार लोधी अजमेर से, अजमेर राजस्थान से, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर गीतिका राजपूत, रमेश राजपूत, TP सिंह जी गुड इवनिंग, रामकिशन राजपूत जी, उसके अलावा नीलेश लोधी पीपरा, ये कहाँ पड़ता है पीपरा नामक स्थान, मुकुट सिंह राजपूत, जयराम राजपूत,
शिव सिंह आर राजपूत अहमदाबाद गुजरात से, और प्रतिमा सिंह, स्वामी जी की जय हो प्रतिमा सिंह, अच्छा सॉरी प्रीतम सिंह, विशाल सिंह, जितेंद्र सिंह जी, राजेश कुमार जी, लखन गुर्जर रांकोली, चंद्रेश लोधा गुना से, प्रीतम सिंह जी नमस्कार, सोनम राजपूत, नीलेश लोधी राजपूत, ज्ञान सिंह जी, जितेंद्र लोधी गुड इवनिंग, अनार सिंह वर्मा जी कासगंज से नमस्कार, माधुरी राजपूत शुभ संध्या, अवधेश राजपूत जी वेरी गुड इवनिंग नमस्कार, देवेश सिंह जमसारा, राजवीर सिंह जी हैं हमारे बीच में, लाखन गुर्जर सोलंकी संकोली गुड इवनिंग, रोहन सिंह राजपूत जी, अभिराज सिंह राजपूत, उसके अलावा चैनदास जंगेल साहब छत्तीसगढ़ से, अंजुल राजपूत, विनोद कुमार जी कासगंज से, स्वागत है आप सभी लोगों का, नमस्कार गुड इवनिंग। सो चलिए, जितने लोग आज चर्चा में जुड़ने वाले हैं सब लोग जुड़ चुके हैं, और बाकी जो लोग हैं वो धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ, अच्छा मुनीश राजपूत, इंजीनियर मुनीश राजपूत क्लास की स्टूडेंट सीबीएसई वो भी हैं, गुड, पद्मेश लोधी जी, चलिए, सो मोहित लिल्हारे, आशीष लोधी, अभी काफ़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, और जितनी हमारी संख्या होनी चाहिए, खुशी राजपूत अशोकनगर भिंड से, घनेंद्र लोधी जी हरिद्वार से, उतने लोग हमारे जुड़ चुके हैं, 120 से ऊपर लोग जुड़ गए हैं, और अब चर्चा आरंभ करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बहमनी एम्पायर। जैसा मैंने कहा कि जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह आरंभ हुए, और उस विद्रोह में आपने देखा था कि ठट्टा में विद्रोह हुआ था जहां उसकी मौत हुई थी, उसके अलावा सिंध में विद्रोह हुआ था, बंगाल में विद्रोह हुआ था, और दक्षिण भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कल जैसा हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, और लगभग इसी समय, इसी के आसपास जो दक्षिण के मुस्लिम जो सूबेदार थे, उन मुस्लिम सूबेदारों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और उन्होंने भी बहमनी में अपना एक नया राज्य स्थापित कर लिया। तो आज हम लोग चर्चा इसी बहमनी राज्य के बारे में करेंगे। आप में से अधिकांश लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाती हैं। तो सेशन बहुत छोटा रखेंगे, मेरे ख्याल से 25-30 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट, और उतना ही करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन आप लोग याद जरूर रख कर लें, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो काम आ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी कि 1000 स्तंभों का महल किसने बनवाया था, राजा कृष्णदेव राय ने हम्पी में, वो आईएएस में सवाल आया था। कृष्णदेव राय का वंश क्या था, वो सवाल आईएएस में आ चुका है। जो संगम वंश था, संगम, सालुब, तुलुब, अरबडू, ये वंश के जानकारी भी यूपीएससी पीएससी वाले परीक्षाओं में पूछी गई है। तो हमारा एक है कि हम जब इतिहास को पढ़ रहे हैं तो कोई महत्वपूर्ण पहलू हमसे छूटे नहीं, छोटी मोटी चीजें हमारी छूट जाए कोई बात नहीं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मध्यकाल में हम मुगलों का पूरा इतिहास पढ़ने के बाद सिखों का इतिहास, मराठों का इतिहास, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और अहोम राज्य, जो आसाम में अहोम राज्य था, इसकी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। इतना अगर हम कवर कर लेंगे तो पूरा मध्यकाल हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर मध्यकालीन इतिहास के बाद, मेडिवल हिस्ट्री के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री में फिर सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सो मुझे लगता है 2 दिन की क्लासेस और हैं, 2 दिन में हम लोग पूरा का पूरा मेडिवल इंडिया कंप्लीट लगभग कर लेंगे। आज बहमनी करेंगे, कल सिख, परसों मराठी, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। इसके फैक्ट मुझे भी बहुत सारे याद नहीं रहते हैं, तो मैं नोट कर लेता हूं आप लोगों के पर्पज से, ताकि आप सब लोगों को मैं ठीक से बता पाऊं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो लिख लें, उसको नोट करते चले जाएं, और आप में से बाकी जो लोग विद्यार्थी नहीं है वो केवल सुन लें, आपको आइडिया रहे कि दक्षिण भारत में 1336-1340 से लेकर के 1520-25 तक, जब तक बाबर आया था, तब तक एक अलग इतिहास वहां चल रहा था। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के जितने भी स्वतंत्र मुस्लिम शासक थे, उनमें से बहमनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। दिल्ली से बंगाल आजाद हुआ, जो भी आजाद हुए थे दिल्ली से, उनमें सबसे स्ट्रांग था बहमनी साम्राज्य।
और दौलताबाद के किले पर इन्होंने अधिकार कर लिया था जो सरदार थे, और वहां से इन्होंने अपनी एक नई सत्ता स्थापित की थी। और इसका जो नाम था, उसका नाम था इस्माइल मुख अफगान। इस व्यक्ति ने ये सत्ता स्थापित की थी, लेकिन इस्माइल मुख अफगान बहुत काबिल व्यक्ति नहीं था। इसी के सरदारों ने इसको हटा दिया और जफर खां नाम के एक सरदार को इन्होंने अपना नेता बनाया। और इसी जफर खां के नेतृत्व में सन 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। और ये जो है बेसिकली इसने जो अपना नाम था वो इसने अपना नाम चेंज करके रखा था बहमन शाह। बहमन शाह इसने अपना नाम रखा और इसके द्वारा जो राज्य की स्थापना हुई वो बहमनी राज्य कहलाता है। जो विजयनगर साम्राज्य था इसके लगभग उत्तर पूर्व में ये राज्य बना। आप अगर देखें तो कर्नाटक का जो हिस्सा है या तमिलनाडु का हिस्सा है वो विजयनगर का पार्ट था, और कर्नाटक से ऊपर जो आंध्र का तेलंगाना का हिस्सा है उस राज्य में बहमनी साम्राज्य, और जो ऊपर महाराष्ट्र तक बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ। सबसे पहले गद्दी पर बैठने के बाद अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। तो इनकी जो शुरुआती राजधानी कहाँ बनी? गुलबर्गा। उसके बाद दक्षिण के शासकों के साथ अलाउद्दीन हसन का युद्ध लगातार चलता रहा, और एक जो लड़ाई हुई थी, कल हमने चर्चा की थी कि एक युद्ध हुआ था मुदगल के किलों को लेकर के, बहमनी और विजयनगर के बीच में। तो जो मुदगल का किला था उसी में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ था उस लड़ाई में, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। तो बहमनी शासक भारत के इतिहास में पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने तोप और बारूद का प्रयोग किया था। उसके बाद आगे अगर हम चर्चा करें, मैं आपको केवल काम काम की चीजें ही इसमें बताऊंगा, क्योंकि हम लोग बहुत गहराई में जाएंगे तो हमें वो सारा याद नहीं रहेगा। क्लियर? सो आगे हम चलते हैं। 1377 में मोहम्मद शाह प्रथम नाम का जो बहमनी का सुल्तान था उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उसका पुत्र मुजाहिद शाह गद्दी पर बैठा और वो लड़ाई लड़ने के लिए विजयनगर के खिलाफ गया। बाद में उसे संधि करनी पड़ी और वापस लौटना पड़ा। उसके अलावा आगे अगर हम चर्चा करें तो इस काल के बारे में जानकारी देने के लिए किताब है जिसका नाम है बुरहाने मासिर। आप इस किताब का नाम याद रखना, बुरहाने मासिर। ये एक किताब है जो इस काल में बहमनी साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी देती है। क्लियर? उसके बाद फिरोज शाह एक बड़ा प्रसिद्ध राजा बना, फिरोज शाह, जिसकी हमने कल चर्चा की थी कि फिरोज शाह के और जो फिरोज शाह बहमनी था उसके और विजयनगर के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें फिरोज शाह जीता था। और फिरोज शाह ही पहला ऐसा राजा था जिसने हिंदुओं को भी अपनी सेना में शामिल किया था बहमनी राज्य में। तो फिरोज शाह के बारे में लिखा है कि उसने सारी योग्यता स्फूर्ति को अत्याचार और पाखंड के उन्मूलन के लिए लगाया। उसने शेखों, विद्वानों और साधुओं को बड़ा आदर दिया। उसके अलावा वह विभिन्न भाषाओं को जानता था। कौन? फिरोज शाह बहमनी, जो फिरोज शाह प्रथम था। खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में उसने एक वेधशाला बनवाई। वेधशाला मतलब ऑब्जर्वेटरी। तो फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य का पहला शासक था जिसने वेधशालाएं बनवाई थी। जैसे आपने देखा होगा राजा जयसिंह जो थे उन्होंने जंतर मंतर, उज्जैन और आपका जो जयपुर है वहां पर वेधशालाएं बनवाई थी। क्लियर? उसके बाद हम आगे अगर चर्चा करें तो विजयनगर के खिलाफ 1398 और 1406 में 2 आक्रमणों में उसको सफलता मिली। उसके बाद साथ ही साथ उसने विजयनगर के राजा को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए भी बाध्य किया। कुल मिलाकर के बहमनी का पलड़ा भारी रहा। आगे हम चर्चा करें मैं आपको केवल काम के जो पॉइंट्स हैं सिर्फ वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद अहमद शाह प्रथम के साथ एक राजा बना वहां पे, और हिंदू जो नायक थे कोंकण इत्यादि में वहां पर उससे उसका युद्ध हुआ। उसके बाद अहमद शाह ने जो अपनी राजधानी थी, अहमद शाह ने अपनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बदल करके बीदर नामक स्थान पे कर ली। गुलबर्गा से लेके बीदर वो अपनी राजधानी ले गया, और बीदर जो है बड़ा अच्छा स्थान था। आज भी मुझे लगता है शायद बीदर कर्नाटका में है, बहुत अच्छी जगह है बीदर। और उसने उसके अलावा यद्यपि वो विद्या संपन्न व्यक्ति था लेकिन उसने कुछ विद्वानों पर मेहरबानी की। और खुरासान एक जगह थी, खुरासान पड़ता है आपका अफगानिस्तान समझ लीजिए। खुरासान में उसने हस्फा राइन का एक कवि था शेख आजरी,
हसफा राई ने कवि था शेख हाजरी, वो इसके दरबार में आया था, किसके? अहमद शाह के दरबार में। उसके अलावा एक सूफी संत गेसू दराज एक सूफी संत थे, उसके संपर्क में अहमद शाह आया और इसी के कारण अहमद शाह को वली के नाम से जाना जाता था। दो तीन जो मैंने फैक्ट बताए हैं, जैसे सूफी संत गेसू दराज, उसका संबंध किस बहमनी शासक थे? तो उसका आंसर है हमारा अहमद शाह। उसके बाद अहमद शाह के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अलाउद्दीन दुती के नाम से गद्दी पर बैठा और उसका राज्यकाल बड़ा शांति का था। मैं आपको केवल काम के फैक्ट बताऊंगा क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके मतलब की नहीं है। क्लियर? अलाउद्दीन जो था उसकी 1457 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं, देखिए यहां भी एक व्यक्ति का नाम हुमायूं है, वो गद्दी पर बैठा। और जो बहमनी साम्राज्य का हुमायूं था, जो बाबर के बाद जो हुमायूं था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जो बहमनी साम्राज्य का हुमायूं था उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो जो हुमायूं था बहुत निष्ठुर था, बहुत क्रूर व्यक्ति था और उसे जालिम शासक के नाम से जाना जाता है। उसने बहुत कठोर तरीके से शासन किया। वही जो किताब जिसकी मैंने आपसे बात की थी, बुरहाने मासिर का लेखक उसके निष्ठुरता पूर्वक कार्यों का विवरण देता है। उस लेखक के अनुसार उस किताब में लिखा है कि अक्टूबर 1461 ईस्वी में उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई, लेकिन यह कहा जाता है कि वो नशे की हालत में था और उसके कुछ नौकरों ने ही उसकी निष्ठुरता से तंग आकर के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हुमायूं के बाद उसका बेटा निजाम शाह गद्दी पर बैठा और निजाम शाह की 1463 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, केवल सिंपल घटनाक्रम है। उसके बाद एक जो बड़ा व्यक्ति यहां आएगा दक्षिण के इतिहास में, बहमनी के इतिहास में, उसका नाम है महमूद गवाह। जरा इसके बारे में आप सुन लीजिए कि उसकी मृत्यु के बाद निजाम शाह की मृत्यु हो गई और वो केवल 9 वर्ष का था। उसके बाद मोहम्मद तृतीय गद्दी पर बैठा और जब मोहम्मद तृतीय सिंहासन पर बैठा तो उसका एक वृद्ध मंत्री था ख्वाजा जहां, वो ख्वाजा जहां को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था महमूद गवाह। और जो ये महमूद गवाह है, ये बहमनी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण आदमी बन के उभरेगा। इसने ही वहां पूरे के पूरे लड़ाइयां जीती और इसको बहमनी की जो सल्तनत है इसको स्थायित्व प्रदान किया। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। महमूद गवाह को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी, यानी मलिक ए तुज्जार। विशाल शक्तियों से संपन्न रहकर भी महमूद गवाह ने कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया। अपनी स्पष्ट योग्यता के द्वारा उसने अपरिमित राजभक्ति से बहमनियों के राज्य को ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जहां यह पहले के सुल्तानों के समय कभी नहीं था। तो अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि दक्कन में या दक्षिण भारत में जो बहमनी साम्राज्य था उसको विस्तार करने का सबसे बड़ा काम किसने किया था, तो उसके लिए एक फैक्ट आप याद रखिए, वो था महमूद गवाह। उसके बाद 1469 में महमूद गवाह सेना लेकर के कोंकण के हिंदू राजाओं के वंश को वश में करने गया और जब बहुत से किलों पर उसने अधिकार कर लिया तब संगमेश्वर के राजा ने भय से आतुर होकर के अपने कारिंदों को खेलना का गढ़ सौंप दिया। उसके बाद अगर आगे हम देखें कि तमाम हाथी घोड़े और संपत्ति लेकर के महमूद गवाह जीत करके गया और महमूद गवाह ने ही गोवा को भी जीत लिया, जो विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह था। विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह था वो था गोवा, और गोवा को भी बहमनी राजाओं ने जीत लिया। किसके लीडरशिप में? महमूद गवाह के नेतृत्व में। इस बीच बहमनी राज्य के एक सेनापति था जिसका नाम था निजामुल मुल्क बहरी। उसने राजमहेंद्री व कौंडवीर के किले के लिए सन 1474 में लगातार 2 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। और इसी समय यह कहा जाता है कि बहमनी राज्य में भीषण अकाल पड़ा और जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद अगर हम चर्चा करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो मैं भी आपसे शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट को ना तो आप याद कर पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। कुल मिलाकर के कहानी यह है
कि बहमनी साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य से हमेशा झगड़ा चलता रहा। जो विजयनगर साम्राज्य है उसके बीच में और बहमनी राज्य के बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहा। और बहमनी राज्य के अगर प्रमुख शासकों की बात की जाए तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जिसने इसकी स्थापना की थी वो था, उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम, उसके बाद मुजाहिद शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय, गयासुद्दीन शमसुद्दीन दाऊद, ताजुद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन द्वितीय। ये कोई चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, मैं बता दूं आपको। हुमायूं जो बहुत कट्टर था, निजाम शाह, ये सारी चीज़ें थी। तो कुल मिलाकर के बहमनी के जो बाद में चल करके बहमनी का अलग अलग उसमें विभाजन हो गया। किसमें? बीदर में, बीजापुर में, गोलकुंडा में अलग अलग जाकर के बहमनी सल्तनत बिखर गई। आपने देखा होगा कि आगे चल करके बहमनी राज्य का जब पतन हो गया था तो वहां पर छोटी छोटी रियासतें उभरी थी, जैसे बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बरार है, और बाद में औरंगजेब को जाकर के इनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। तो आप केवल दक्षिण भारत के इतिहास के लिए इतना समझ लीजिए कि जब उत्तर भारत में सल्तनत काल यानी जब तुगलकों का काल था, उस समय दक्षिण भारत में दो राज्यों की स्थापना हुई थी। एक राज्य विजयनगर साम्राज्य था जिसकी स्थापना करने वाले लोग हिंदू राजा थे, और दूसरा राज्य बहमनी का था जो वहां पर दिल्ली सल्तनत के द्वारा नियुक्त किए गए मुस्लिम सूबेदार थे या प्रांतों के प्रमुख थे जिन्होंने उस राज्य की स्थापना की थी। आगे चल करके बहमनी साम्राज्य, जैसा मैंने कहा कि विजयनगर साम्राज्य में भी का पतन हुआ, उसी तरीके से बहमनी साम्राज्य का भी धीरे धीरे पतन हो गया। अब सवाल उठता है कि इस बहमनी साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था? एक तो विजयनगर के साथ इसकी लड़ाई जो आपने देखी थी, लगातार हर जो है बहमनी राजा विजयनगर के राजा के साथ लड़ता था। तो दक्षिण का इस समय का जो 200 साल का इतिहास है वो विजयनगर और बहमनी राजाओं के संघर्ष का इतिहास है। क्यों बहमनी का पतन हुआ उसके बारे में सबसे पहली, इसके राजा बड़े विलासी थे, ऐशो आराम करते थे। दूसरा था कि दक्षिण भारत तथा विदेशी अमीरों में संघर्ष। तो जब बहमनी राजाओं ने राज्य बनाया तो इनके यहाँ पर दो तरह के अधिकारी थे। एक अधिकारी तो थे जो उत्तर भारत से गए थे, दूसरे अधिकारी थे जो वहां के स्थानीय लोगों में से नियुक्त किए गए थे। तो वहां के जो दक्षिण के जो लोग थे जिनको अधिकारी बनाया गया था उनमें, और जो यहां से गए थे दिल्ली की तरफ से, उनमें हमेशा झगड़ा चलता रहता था, और इस कारण वो एक दूसरे को मारना, अविश्वास करना, ये सारी चीजें वहां पे चलती रहती थी। इस कारण से बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ। बहमनी साम्राज्यों में एक बड़ा पतन का कारण था धर्मांधता। धर्मांधता एक बड़ा कारण था बहमनी साम्राज्य के पतन का। जैसे आपने देखा होगा कि जो दिल्ली सल्तनत थी या जो मुगल थे ये इतने धर्मांध नहीं थे, ये एक तरीके से सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। इसके कारण से समन्वय बना रहा। जैसे देखा होगा कि अकबर की राजपूत नीति या इल्तुतमिश का आप देख सकते हैं, उन्होंने जो तुगलक राजा थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक खुद होली दिवाली मनाता था, तो एक संतुलन बना रहा था राजा और प्रजा के बीच में। लेकिन बहमनी के जो राजा थे उनका झगड़ा चलता था विजयनगर से, और विजयनगर क्योंकि हिंदू राज्य था, ऐसे में बहमनी के राजा धार्मिक रूप से असहिष्णु थे। जजिया कर लगा देना, मंदिर तोड़ देना, हिंदुओं को कटवा मार देना, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं बहमनी राजाओं के राज्य में हुई। इसी कारण से उनको जनता का समर्थन नहीं मिला, और जनता का समर्थन नहीं मिला, इस कारण से बहमनी साम्राज्य आगे चल करके बिखर गया। उसके अलावा जैसा मैंने कहा महमूद गवां जो है बहमनी साम्राज्य का एक तरीके से मेरुदंड था, सबसे मजबूत आदमी था, और बहमनी साम्राज्य को विस्तृत करने का, उसको फैलाने का, विजय हासिल करने का काम इसी महमूद गवां नाम के व्यक्ति ने किया था। और इस महमूद गवां का भी क्या हुआ, एक बार वध कर दिया। एक ईमानदार था, ये बहुत साहसी था, लेकिन इस महमूद गवां का वध कर दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। और जब इसका वध हो गया तो कोई ऐसा योग्य सेनापति या कोई ऐसा योग्य साहसी व्यक्ति बहमनी साम्राज्य के पास नहीं रहा जो आसपास के राज्यों से लड़ सके, उनसे ये सारे युद्ध कर सके। क्लियर? उसके बाद कमजोर शासक। देखिए, राजतंत्र जो है तभी खतरे में आता है जब कमजोर शासक हों, और जितने बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ है, जैसे अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। दुनिया में, भारत नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में जब कभी साम्राज्यों का पतन होता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर राजा अयोग्य हो, अगर किसी भी साम्राज्य के उत्तराधिकारी अयोग्य हों। जैसे मान लीजिए अकबर एक बहुत योग्यता का आदमी था, उसके बाद कम योग्यता के लोग आए, औरंगजेब के बाद बिल्कुल ही योग्यता नहीं थी, ऐसे लोग आ गए शासक बन के, तो उनको शासन को चलाना, नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है।
ऐसे में साम्राज्य का पतन होगा ही होगा। और ये उनके लिए नहीं है, ये राजतंत्र के अलावा लोकतंत्र में भी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई राजनीतिक दल भी अगर उसका मुखिया अयोग्य होगा तो उस राजनीतिक दल का भी पतन होगा। कोई भी सत्ता हो, वो सत्ता चाहे राजनीतिक लोकतंत्र के माध्यम से हो, चाहे राजतंत्र के माध्यम से हो, चाहे सामंतों के माध्यम से हो, या किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो जो राज्य को चलाती हो, अगर एक के बाद दूसरा अयोग्य उत्तराधिकारी आ जाएगा तो ये दुनिया भर का इतिहास है कि उसका पतन होगा, उस सिस्टम का पतन होगा। अगर राजवंश है तो राजवंश का पतन हो जाएगा, अगर लोकतंत्र है, पॉलिटिकल पार्टी से चलता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का पतन शुरू हो जाएगा। तो हमेशा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए एक के बाद एक योग्य उत्तराधिकारी आते जाएं। अगर योग्य उत्तराधिकारी नहीं होंगे तो कोई भी सिस्टम, कोई भी संगठन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राज्य, कुछ भी, सब धीरे धीरे पतन की ओर और चला जाएगा। हर जगह ये नियम लागू होता है। तो आपने देखा होगा, जैसे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में किसी भी समाज को तभी बचाया जा सकता है जब उस समाज में एक से एक योग्य नेता आते जाएं। मान लीजिए एक कोई योग्य नेता था और उस योग्य नेता के बाद आगे आने वाली पीढ़ी में योग्य नेता नहीं आए तो उस समाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। या मान लीजिए वो नेता योग्य था और उसके बच्चे अयोग्य नहीं है। लोकतंत्र ये कहता है कि समाज के बीच में से योग्यता वाले लोग निकल के आए जो समाज को और राजनीति को चलाएं। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने अयोग्य पुत्रों और पौत्रों के लिए अगर सत्ता सौंप दी कि मेरे बाद मेरे बेटा, उसके बाद बेटा, इनको बनाते रहना, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा उस सामाजिक व्यवस्था को जो उस राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमेशा का इतिहास है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी राजवंश को, मौर्यों की समाप्ति हुई, वर्धन राजवंश समाप्त हो गया, गुप्त राजवंश समाप्त हो गया, इंग्लैंड में आप देखेंगे ट्यूडर राजवंश समाप्त हो गया था। आप अगर भारत के दक्षिण में देखेंगे, पल्लव, चोल और चालुक्यों की समाप्ति भी इसी कारण से हुई थी। अर्थात अगर किसी भी समाज में, किसी व्यवस्था में, या राजतंत्र में या लोकतंत्र में एक के बाद एक अगर योग्य उत्तराधिकारी नहीं आएंगे तो वो व्यवस्था अपने आप पतन की ओर चली जाएगी। ये अब तक का दुनिया भर का इतिहास है और ये संभवतः आगे भी यही रहेगा कि अगर योग्यता के स्थान पर आपने किसी और चीज को वरीयता दिया, जैसे अगर कोई, आपने किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर वरीयता दे दी कि वो उसका बेटा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका समाज और आपकी व्यवस्था गर्त में जाएगी। क्योंकि जिसने योग्यता से समझौता किया, आप मान के चलिए जैसे कि कोई संगठन है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसमें मान लीजिए आपने, इसरो में अच्छे अच्छे सांसद आते हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आते हैं जो एक से एक रिसर्च करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप इसरो में अच्छे साइंटिस्ट को ना भेज करके ऐसे लोगों को भेज दीजिए तो क्या वो इसरो के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे? नहीं। उसमें हमें काबिल लोग चाहिए, एक से एक योग्य लोग चाहिए। तो किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, राज्य व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी चीज के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसमें उत्तराधिकारी यानी आने वाले जो लोग हैं अधिक योग्यता के हों। उसके अलावा आगे हम देखते हैं बहमनी राज्य का क्या योगदान है भारत के इतिहास में। जो बहमनी राज्य था उसका योगदान, कंट्रीब्यूशन क्या था? तो स्थापत्य कला, वैसे तो कोई बहुत बड़ा योगदान उनका उस तरीके से नहीं है जैसे विजयनगर का था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ काम करवाए। जैसे सुल्तानों ने अपने शासनकाल में अनेक भव्य भवनों का निर्माण करवाया। गुलबर्गा, बीदर के राजमहल, यानी गुलबर्गा और जो बीदर है वहां के राजमहल हैं। गेसु दराज, मैंने कहा ना सूफी संत गेसु दराज, वो गेसु दराज की कब्र भी आज दक्षिण में है। 4 विशाल दरवाजे वाले फिरोज शाह का महल है, ये कभी मुझे देखने का मौका नहीं मिला। उसके अलावा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जामा मस्जिद है, बीजापुर का गोल गुंबद, ये तो मुझे लगता है आप सभी लोगों ने सुना होगा, बीजापुर का गोल गुंबद ये बहमनी राजाओं ने ही बनवाया था, ये काफी प्रसिद्ध है बीजापुर का गोल गुंबद। उसके अलावा बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके मकबरे आज भी उपलब्ध हैं। गोल गुंबद विश्व के गुंबदों में श्रेष्ठ माना जाता है। अगर किसी ने देखा हो बीजापुर का गोल गुंबद तो आप बता सकते हैं। यह कहा जाता है कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध गोल गुंबद में से एक है बीजापुर का गोल गुंबद। उसके अलावा दौलताबाद का किला, गोलकुंडा का किला, ये सारे इस समय के बहमनी राज्य के स्थापत्य हैं। साहित्य और संगीत की अगर हम बात करें कि बहमनी राज्य में क्या साहित्य और संगीत में था, तो बहमनी के सुल्तानों ने साहित्य और संगीत को प्रोत्साहित किया।
ताजुद्दीन फिरोज शाह स्वयं फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं का विद्वान था। फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं का विद्वान था। उसके अलावा यह कहा जाता है कि फिरोज शाह की कई सारी हिंदू पत्नियां थीं और प्रत्येक पत्नी के साथ वो उसी की भाषा में बात करता था। उसके अलावा मोहम्मद शाह जो तृतीय था और उसका वजीर महमूद गवाह, ये दोनों बड़े विद्वान थे। मोहम्मद शाह तृतीय और महमूद गवाह ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उसका जो और इन्होंने शिक्षा के लिए पुस्तकालय खोले थे और उन्हीं के पुस्तकालय में कहा जाता है कि 3000 किताबें थी इनके पास। और 2 बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इस समय मोहम्मद शाह के लिखे हुए, उरोजात उन इंशा और दीवाने अश्र। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी है इस काल की। और बाद में जैसा मैंने कहा कि ये संघर्ष करने के बाद, विजयनगर से संघर्ष करने के बाद, ये दोनों ही शक्तियों ने एक दूसरे को खत्म कर लिया और इनके सरदारों में इतनी गुटबाजी बढ़ गई कि बहमनी साम्राज्य कई हिस्सों में बिखर गया और आगे चल करके उसमें छोटी छोटी शक्तियां बनी, जिसको हम लोग बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर के नाम से जानते हैं। क्लियर? सो ये जो सारी जानकारी है वो बहमनी राज्य के बारे में है। और अगर कोई फैक्ट आपको लगता है, कुछ अगर छूट गया है या कुछ ऐसा फैक्ट आपको लगता है, तो वो फैक्ट आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं केवल आपके लिए सूचना है, एक इंफॉर्मेशन है। आप चाहें तो कुछ काम की चीजें इसमें से निकाल सकते हैं। मैं एक फैक्ट और चेक करता हूं, जो हैदराबाद की जो चार मीनार है, वो चार मीनार का इतिहास मैं आपको और बता दूं, शायद उसका संबंध भी चार मीनार के बारे में मैं एक बार जान लेता हूं कि चार मीनार क्या है। तो चार मीनार को 1551 में बनाया गया था। जो चार मीनार है हैदराबाद में वो 1591 में ये बनी थी और ये भारत के हैदराबाद के में है, जो आज के समय में तेलंगाना की राजधानी है। ये एक स्मारक और मस्जिद दोनों हैं। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतिनिधि, अगर हैदराबाद का कहीं नाम आएगा तो आपको कहोगे हैदराबाद की चार मीनार। इस चार मीनार का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है और इसको बनवाया था सबसे पहले, मैं इसका देखता हूं किसने इसका निर्माण करवाया था। मूसी नदी है हैदराबाद में, सुबह हमने चर्चा करी थी, मूसी नदी के तट पर है और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन ही आता है। इतिहास क्या है इसका? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, एक सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कुतुबशाही वंश का था और कुतुबशाही था गोलकुंडा में। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश बना था, उसी कुतुबशाही वंश का राजा था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। वो उसने इसको 1591 में चार मीनार का निर्माण करवाया था हैदराबाद में और उसके बाद अपनी राजधानी वो गोलकुंडा से यही हैदराबाद ले आया था। उसके अलावा चार मीनार, बस इतना याद रखना, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था। ये सारे हमारे फैक्ट हैं आज के बहमनी साम्राज्य के बारे में। और इतनी ही जो चीजें हैं, सिर्फ इतनी ही चीजें आप लोग याद रखना। कुतुब मीनार का हो गया, बीजापुर का गोल गुम्बद हो गया, फिरोज शाह बहमनी, फिरोज शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह तृतीय, महमूद गवाह जैसे बड़े महत्वपूर्ण शासक हो गए। विजयनगर के साथ में मुदगल के किले को लेकर के और गोवा के बंदरगाह को लेकर के बीच में जो झगड़े हुए, वो झगड़े और जो युद्ध है उसकी हमने चर्चा कर ली। इतनी जो चीजें हैं, केवल इतनी ही चीजें आपके लिए पर्याप्त है। अगर इतना आपको रहता है तो बहमनी साम्राज्य का बेसिक इतिहास आपको आइडिया लग जाएगा। बेसिकली इतिहास में क्या होता है, डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। हम खाली स्थान नहीं छोड़ सकते कि इस कालखंड में क्या हुआ था। अब जो शक्तियां वहां पर उभरेंगी, कौन सी शक्तियां? जिनकी लड़ाई उससे हुई थी, कुतुबशाही, बरार शाही, बीदर, निजाम शाही, ये जो सारे वंश हैं। और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हैदराबाद रियासत एक अलग तरीके से रियासत के रूप में डेवलप हुई। अच्छा, इसमें हमारे साथ में एक चर्चा में किशोर सिंह लोधी जी हैं, वो हैदराबाद से जुड़े हुए। उन्होंने लिखा है कि मूसी नदी आज भी है और वह मेरे घर के पीछे है। मूसी नदी अगर हड्डी डालो तो पत्थर बनता है, इसकी यह खास बात है। मतलब इनका यह कहना है कि अगर इसमें हड्डी डालो इस मूसी नदी में तो वो पत्थर बन जाती है, ऐसा कहा जाता है। ये इसकी खास बात है मूसी नदी की। तो चलिए, ये कुछ बेसिक से फैक्ट हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था। मेरा भी प्रयास ये था कि मैं आपको एक
बेसिक आइडिया बहमनी साम्राज्य का दे दूं, ताकि आपको ये मालूम रहे कि विजयनगर के समकालीन ये राज्य था। उसके बाद जो भी हम लोग चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे अब सिखों के बारे में। सिख कौन थे, 10 के 10 जो सिख गुरु थे, वो 10 के 10 सिख गुरु कौन थे, उनका मुगलों के साथ क्या झगड़ा हुआ, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और मध्यकाल में हम एक चीज देखेंगे, शिवाजी और मराठे, शिवाजी और मराठे, इतना हम लोग करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा साउथ इंडिया का, वो पूरा मेडिवल इंडिया का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर आधुनिक भारत के इतिहास में आ जाएंगे, वहां से आपको फिर एक तरीके से लय मिल जाएगी पूरी। हालांकि सिखों का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है, सिखों का और मराठों का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। बहमनी का इतिहास थोड़ा सा उलझा हुआ था और इसमें ना बहुत छोटे छोटे बीच बीच में सुल्तान हुए हैं और ये सब बट गए हैं, डिवाइड होते चले गए इनके अलग अलग। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है और इंटरेस्ट भी नहीं आता है। हम लोग भी परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल जो विजयनगर के प्रतिस्पर्धी के रूप में इसको पढ़ते थे। और अगर कोई क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन आता था, मुख्य परीक्षा में तो आमतौर पे आता नहीं था, प्रीलिम्स वगैरह में आते थे, तो वो हम लोग हैंडल कर लेते थे कि ये क्वेश्चन यहां से होगा। क्लियर? सो आज के लिए बस एक छोटा सा यही डिस्कशन। और आज कोई फैक्ट, कोई इंटरेस्टिंग चीज अगर आपकी नॉलेज में आती है तो वो आप यहाँ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बहमनी साम्राज्य के बारे में हम लोग कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बहमनी साम्राज्य का जब बिखराव हो गया था तो उसकी जगह पे 5 छोटी छोटी वो बनी थी, जैसे बीदर, अहमदनगर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। और इन्होंने मिलकर के सबने विजयनगर पर एक बार हमला किया था, जो 1565 में ये युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं रक्षी तंगड़ी का युद्ध। और उस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को उन्होंने हरा दिया था और फिर दोनों ही बिखर गए थे, बहमनी भी और विजयनगर भी। और आगे चल करके आप देखेंगे कि किस तरीके से औरंगजेब ने वहां पर एंट्री की, कहां पर, दक्षिण में गोलकुंडा, बीजापुर पर। फिर औरंगजेब को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब ने इन सबको हरा करके जीत लिया था। और उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो फिर इन्होंने अपने आप को आजाद करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हैदराबाद का निजाम शाही वंश शुरू हुआ और उसके बाद अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, ये सारे शुरू हुए। क्या ब्रेकिंग न्यूज है भाई? अच्छा, चलिए, कोरोना की कोई अपडेट है? सो चलिए, आज के लिए बस हमारी चर्चा में केवल इतना ही था। आप लोग इसको लेके बहुत टेंशन मत लीजिए, बहमनी को लेकर के जितना आपको समझ में आ गया उतना पर्याप्त है। अगर कभी आपका इंटरेस्ट हो तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन एक बेसिक हमको आइडिया लग गया हिस्ट्री का। और आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे सिख राज्य के बारे में, किस तरीके से सिख राज्य का निर्माण हुआ और किस तरीके से मराठा शक्ति का भारत में उद्भव हुआ। कल सिखों के बारे में पढ़ेंगे, परसों मराठों के बारे में पढ़ेंगे। और इतना करने के बाद फिर मध्यकालीन भारत हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर केवल मॉडर्न इंडिया हमारे पास रह जाएगा। और हाँ, अच्छा, चलिए, ये कहावत है। क्लियर? सो चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं तक विराम देते हैं। और कल थोड़ा सा आप लोग सिखों के बारे में पढ़ के आइए, खास करके गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, पहले गुरु और 10वें गुरु, इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा सिखों के इतिहास के बारे में। सो चलिए, आज की चर्चा को, गोलकुंडा, यही ना गोलकुंडा की खानों से वो निकला था, मैं भूल गया है, कोहिनूर। ये जो गोलकुंडा की खानें थी वो वही थी, वहीं से वो भी निकला था कोहिनूर हीरा, वो गोलकुंडा की खानों से ही निकला था। इसी एरिया की बात थी, जिसको बाद में नादिर शाह ले गया था और फिर राजा रणजीत सिंह उसको ले आए थे, फिर उसको अंग्रेज लेके चले गए थे। सो चलिए, आज की चर्चा को विराम करें, आज के सेशन को यही विराम देते हैं। और कल सुबह हम लोग मिलते हैं भूगोल में। कल हम लोगों ने टॉपिक अभी नहीं दिया है, मुझे लगता है कल हम लोग लेक्स करते हैं। कल सुबह भारत की झीलों से शुरुआत करेंगे कि भारत में कौन कौन सी झील है, कहाँ पर किस किस राज्य में किस किस नाम से झीलें हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सो चलिए, आज की चर्चा को हम लोग यही विराम देते हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, अपना समय दिया, उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। मोहित कुमार राज का एक सवाल है कि मोहित बैंक में एम्प्लॉई है, सुबह के सेशन का वो टाइम चेंज करवाना चाहते हैं। मोहित, थोड़ा सा समय दो, वी विल डिस्कस, हम लोग चर्चा करेंगे और फिर देखते हैं क्या टाइम सूटेबल होगा। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
शुभ रात्रि, जय हिंद।